सैनिक ने धनुष की डोरी को छोड़ दिया। तीर ने हवा को चीरा और निशाने पर जाकर लगा। इसके बाद पवन चक्की ट्रैक पर प्रकाश की गति से तेजी से नीचे आने लगी और जल्द ही ट्रैक के अंत तक पहुंच गई। नीचे की मशीनरी तुरंत सक्रिय हो गई, जिससे टनों रेत बहने लगी। जैसे ही सभी कांच की बोतलें टूट गईं, नीचे के लकड़ी के बैरल रेत के वजन को सहन नहीं कर पाए और ऊपर की रस्सी टूट गई, जिसके बाद मिट्टी के बर्तनों से काला तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा। जैसे जैसे मशीनरी लगातार सक्रिय हो रही थी और अधिक मिट्टी के बर्तन गिरने लगे और नीचे का झील काले तरल से भर गया। इसके बाद काला तरल पदार्थ नालियों के माध्यम से चारों ओर फैलने लगा। यह रहस्यमयी घटना दर्शकों को हैरान कर रही थी और वे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। जैसे ही तरल पदार्थ दर्शक दीर्घा तक पहुंचा, एक आदमी ने महसूस किया कि कुछ उसके चेहरे पर गिरा है। उसने जल्दी से हाथ से पोंछा और पाया कि वह काला पदार्थ तेल है। घबराकर उसने जल्दी से मुड़कर देखा और अगले ही पल सभी लोग इस अचानक हुई घटना से घबराकर भागने लगे। वे बाहर निकलने का प्रयास करने लगे, लेकिन जैसे ही वे निकास द्वार पर पहुंचे, वहां एक धातु का दरवाज़ा अचानक से गिर गया और उन्होंने पाया कि सभी निकास द्वार बंद हो चुके हैं। नालियों में तेल के इकट्ठा होते ही दीवार पर तैनात सैनिक ने तुरंत अग्निबाण को जलाया और अपनी पूरी ताकत से धनुष की डोरी खींचकर इसे मैदान में बही तेल की तरफ निशाना बनाया। अग्निबाण ने सटीकता से निशाना लगाया और काला तेल तुरंत आग पकड़ लिया। आग नाली के माध्यम से दर्शक दीर्घा की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही आग दर्शक दीर्घा तक पहुंचती तो वहां सभी का बच पाना मुश्किल होता। भीड़ के बीच में खड़े दाजुआंग और शियाओमई ने यह देखा और तुरंत दर्शक दीर्घा से कूदकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन ऊपर के तीरंदाज उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। सौभाग्य से उनकी चपल चालों ने न केवल उन्हें तीरों से बचाया, बल्कि रेत उड़ाकर आग भी बुझाई। जैसे ही आग की लपटें दर्शक दीर्घा की तरफ बढ़ने लगीं, दोनों दौड़कर वहां पहुंचे और जल्दबाजी में रेत डालकर आग बुझाई। हालांकि दोनों को खुश होने का मौका नहीं मिला। महल के बड़े दरवाजे अचानक विस्फोट हो गए। एक बल से छोटा सा आदमी कई मीटर दूर फेंका गया। फिर एक पारदर्शी जीव निकल आया। आदमी तलवार थामे सावधानी से दुश्मन की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल धुएं और धूल में से एक बड़ा बिच्छू प्रकट हो गया, जो छोटे आदमी पर हमला करने लगा। दुश्मन को देखने में असमर्थ छोटा आदमी जोर जोर से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बिच्छू उसे नहीं छोड़ रहा था। उसके हाथ से तलवार भी गिर गई। जब छोटा आदमी तलवार उठाने की कोशिश कर रहा था, बिच्छू का हमला फिर से हुआ। अच्छा हुआ कि छोटा आदमी समय पर बच गया, इसीलिए वह मौके पर ही नहीं मारा गया। लेकिन आखिरकार उसका और बिच्छू का आपसी द्वेष क्या था, यह कहानी 15 साल पहले की है। छोटे आदमी के पिता राजा के गार्ड में से एक थे। एक दिन दोपहर में और बड़े आदमी में बहस हो गई। उसी रात एक अनहोनी हुई। एक अजीब सी काली धुंध खिड़की से उसके घर में घुस गई। थोड़ी देर बाद सोते हुए छोटे आदमी को उसकी माँ की चीख सुनकर जगाया गया। जब वह अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ एक कोने में भयभीत होकर छिपी थी और पिता के शरीर पर बिच्छू रेंग रहे थे। बहुत जल्द वह एक दर्दनाक चीख में दम तोड़ गए। छोटे आदमी को तब पता चला कि हत्यारा बड़ा आदमी था, क्योंकि दोपहर में उसके पिता और बड़े आदमी के बीच बहस के दौरान उसने अपनी आंखों के काले होने का देखा और पिता के बारे में कुछ कहा। उसने अपने पिता को जादू से मार डाला था। अपने पिता का बदला लेने के लिए छोटे आदमी ने राजा के गार्ड में शामिल होने का फैसला किया और सभी प्रकार के कौशलों में कड़ी मेहनत से प्रशिक्षण लेने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बीच बड़ा आदमी ने राजा को मार डाला और उसकी जगह ले ली। 15 साल के लंबे कठोर प्रशिक्षण के बाद छोटा आदमी आखिरकार उत्कृष्ट अंकों के साथ स्नातक हुआ और अभिजात वर्ग के राजा के गार्ड में सफलतापूर्वक शामिल हो गया। जल्द ही उसे महल में बुलाया गया। अपने पिता के हत्यारे को देखकर छोटा आदमी बहुत शांति से व्यवहार कर रहा था। उसने यहाँ तक कि अपनी जान देने की पेशकश भी की, जाने बिना, क्योंकि भाई पहले से ही उसकी पहचान जानता था। उसकी वफादारी का परीक्षण करने के लिए उसने अपने आदमियों को छोटे शय के भाई को पकड़ने के लिए कहा और उसे सामने मारने का आदेश दिया। छोटे शय ने बिना किसी हिचक के तलवार उठा ली, लेकिन उसने बंधे हुए भाई की जंजीरों को काट दिया और फिर अपनी बिजली सी तेज़ हमले के साथ महल के सैनिकों को जल्दी ही खेल से बाहर कर दिया।
अब बस वही बचा था जिसने उसके पिता को मारा था, भाई। लेकिन उसने पूरी ताकत से फेंका हुआ भाला सीधा भाई के सामने रुका रह गया। भाई सच में जादू जानता था। छोटे शय के हक्के बक्के होने से पहले ही भाई ने मानसिकता से भाले का रुख बदल दिया। छोटे शय को समझ में आ गया कि वह भाई का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने तुरंत अपने भाई के साथ खिड़की से कूदकर फरार होने की कोशिश की। फिर उसने एक तेज़ घोड़े को हथियाया और भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरता हुआ भागने की तैयारी करने लगा। उसे यह नहीं मालूम था कि भैया ने पहले ही उन पर निशाना साध रखा है और छोड़ा गया तीर मानो ट्रैकर से लैस था। न केवल लक्ष्य को सटीकता से धारण कर सकता था, बल्कि मार्ग भी सुधार सकता था। हालांकि छोटे शय और उसका भाई शहर के दरवाजे बंद होने के आखिरी सेकंड में फरार हो गए, लेकिन वे ट्रैकिंग शिप के घातक हमले से बच नहीं सके। उसका भाई आखिरकार उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। पिता और भाई का बदला लेने के लिए छोटे शय ने भाई को हराने वाले हथियार की खोज चालू की। छोटे ने अपनी विपदा की मोड़ की घटना का पता चला तो छोटे की मदद करने की लगभग पहुंच गई थी। एक नाव यात्रा के दौरान लेखक कुरियल ने छोटे की कहानी सुनते हुए उन्हें बताया कि अंडरवर्ल्ड में एक तलवार है जो जादुई शक्तियों को नीच दिखा सकती है। छोटे को 50 रुपये का मार्गदर्शन शुल्क देने के बाद ने उन्हें एक प्राचीन अवशेष के संपर्क करे और जल्द ही उस कक्ष को खोजने के लिए साकार किया जो अंडरवर्ल्ड की ओर जा सकता था। उनकी यात्रा उन्हें अंडरवर्ल्ड तक ले गई, लेकिन वे सैकड़ों फीट ऊंचे पत्थर के स्तंभ पर फंस गए। अपनी निराशा के चरम पर लेखक कुरियल ने छोटे से कहा कि यदि वह अपने दिल की मानता है तो सुरक्षित बाहर निकल सकता है। छोटे ने सावधानी से अपना पहला कदम उठाया और जैसे ही उसने दूसरी कदम रखने का प्रस्ताव किया, एक दुर्घटना हुई। फिर लेखक ने 1 घंटे का संकेत देने वाली एक संरचना निकाली, जिससे उन्होंने बताया कि उनके पास तलवार खोजने के लिए केवल 1 घंटा है और यदि समय समाप्त हो गया तो जो लोग नहीं लौटेंगे वे पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे और हमेशा के लिए लोक में रह जाएंगे। कुछ लोग तुरंत अनजान यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन वे ज़्यादा दूर नहीं पहुंचे थे कि फिर से एक दुर्घटना हो गई। अचानक ज़मीन से अनगिनत कांटे निकल आए और पलक झपकते ही वे विशाल वृक्ष बन गए। इसके बाद वृक्षों की टहनियों में अनगिनत बेलें उत्पन्न हो गईं और जल्दी ही उन्होंने पूरी आकाश को ढक लिया। जब चकित लोग अपनी जगह देखकर समझ पाते तो पाया कि उनके चारों ओर एक अजीब जंगल बन गया है। कुछ लोग अपने अंदर के भय को नियंत्रित कर आगे बढ़ते रहे। रास्ते में कई खतरे थे। समूह के लोग लगातार हमलों का सामना कर रहे थे और पल भर में घने जंगल में गायब हो गए। यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिन्होंने अभी अभी सोने की चेन उठाई थी, अचानक प्रकट हुई मांसाहारी फूलों द्वारा निगल लिया गया। सौभाग्य से कुछ लोग खतरे के बावजूद अंडरवर्ल्ड के मंदिर को खोजने में सफल हो गए। जब वे आगे बढ़ने में सतर्क थे तो एक काली रिबन अचानक सीढ़ियों पर प्रकट हुई और एक शानदार शरीर वाली महिला अचानक वहां प्रकट हुई। वह अंडरवर्ल्ड की रानी थी। रानी की उपस्थिति ने छोटे हैंडसम की सुंदरता को प्रभावित किया और उसने उसे अनंत जीवन का प्रस्ताव दिया ताकि वह अंडरवर्ल्ड में अपनी कंपनी देने के लिए रुका रहे। यह सुनकर छोटी सुंदरी नाराज़ हो गई। उसने अपने प्रेमी को सामर्थ्यपूर्वक छेड़ने की हिम्मत की और तुरंत रानी के साथ मुठभेड़ करने का निर्णय किया। रानी ने अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए जादू का उपयोग न करके छोटी सुंदरी के साथ निष्पक्ष मुकाबला करने का चुनाव किया। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए छोटे हैंडसम ने अपने 3 साथियों के साथ 2 हिस्सों में तलवार खोजने के लिए बंट गया। जब घुंघरू और उसका साथी गुफा के भीतर पहुंचे तो उन्होंने खुशकिस्मत से गुफा की छत पर चक्कर लगाने वाली तलवार को देखा। घुंघरू ने अपने साथी को ऊपर उठाया और उसके साथी ने सही वक्त पर तलवार को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। तलवार को अपने कब्जे में देखकर कुछ लोगों ने बिना वक्त गवाए गुफा के बाहर दौड़ लगाई और वहां से जल्दी बच निकलने की तैयारी की। लेकिन रानी ने शाऊ को नहीं रोका। उसे पता था कि आखिर में शाऊ उसका ही होगा। जब कुछ लोग प्रकाश की गति से यात्रा कर रहे थे, एक सदस्य एक रत्न की अंगूठी से मोहित हो गया और वहां से हिलने को तैयार नहीं था। उसे पता नहीं था कि यह कुछ सेकंड उसे जीवन भर के लिए पछतावा होने वाला था। जब घबराए लोग आखिरकार पत्थर की स्तंभ तक पहुंचे, रेत घड़ी में उलटी गिनती समाप्त हो चुकी थी और वह सदस्य बस आखिरी 2 सेकंड में पत्थर बन गया और हमेशा के लिए वहीं रह गया। एक बर्फीली सफ़ेद रोशनी के फ्लैश के साथ शाऊ और बाकी लोग
वास्तविक दुनिया में सफलतापूर्वक लौट आए। इस समय रानी ने चांग को पाया और उसे बताया कि शाओ ने तलवार ले ली है। चांग के सभी जादू रानी ने उसे दिए थे, इसलिए शाओ को जल्दी से उसके पास लाने के लिए रानी ने बिना संकोच अपने राजसी रक्त का दान किया। जैसे ही यह जादुई रक्त चांग के साथ मिल गया, उसकी शक्ति में और वृद्धि हो गई। बदले में चांग ने अपने अनुचरों को कस्बे के सभी निवासियों को पकड़ने और उन्हें रानी के लिए बलि देने का आदेश दिया। महत्वपूर्ण क्षण में शाओ महल में पहुंच गया और जैसे ही चांग ने उसे तलवार पकड़ते देखा, उसे पता चल गया कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और उसके शरीर पर काले निशान प्रकट हो गए। फिर तो यह अध्याय 2 की शुरुआत का दृश्य बन गया। क्योंकि वह प्रतिद्वंद्वी की आकृति नहीं देख सकता था, शाओ को केवल मार खानी पड़ी। महत्वपूर्ण क्षण में पास के मिट्टी के बर्तन ने उसका ध्यान आकर्षित किया, इसलिए उसने मिट्टी के बर्तन को पकड़ा और धीमी गति से दिखाई देने वाले बिच्छू राक्षस पर फेंक दिया। दुर्भाग्य से तलवार मिलते ही शाओ गिर गया। जब बिच्छू राक्षस उसकी ओर झपटा, शाओ ने बिना संकोच तलवार उठाई और उसका सामना किया। इस प्रकार दुष्ट बिच्छू राक्षस को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया और शाओ ने अंततः अपने पिता और भाई का बदला लिया। इस समय लोक रानी ने फिर से प्रकट होकर शाओ के बहादुरी भरे प्रदर्शन से प्रभावित होकर उसने केवल तलवार छीन ली और शाओ को किसी तरह से चोट नहीं पहुंचाई। सब कुछ समाप्त होने के बाद पुराने राजा का बेटा सिंहासन पर बैठा और शाओ और उसकी पत्नी शांति से रहने लगे। फिल्म यहीं समाप्त होती है।